everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन दैट इज EU, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है इन डिटेल। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है जहां पे सारी यूरोपियन कंट्रीज साथ में मिलके पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कोऑपरेट करती हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत बड़ा चैलेंज प्रोवाइड करता है किसको? यूएसए को। यानी कि EU जो है, ये यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन फ्यूचर यूएसए की पोजीशन ले सकता है और वर्ल्ड पे नंबर 1 सुपर पावर बन सकता है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन की पूरी टाइमलाइन कैसी रही है, कैसे ये फॉर्म हुआ, इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स कब हुए, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द वॉर। अब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था। यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है मेनली, इन कंट्रीज में सिविलियंस को सफर करना पड़ा, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है वो देखने को मिला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली मल्टीपल कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इसी की वजह से कंट्रीज वांटेड पीस, इकोनॉमिक रिकवरी, कॉपरेशन इंस्टेड ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब इसी की वजह से ये सब रिकवरी के लिए, इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन से रिकवर करने के लिए कंट्रीज को क्या चाहिए था कि वो साथ में कॉपरेट करें, यानी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, मिलजुल के काम करें, कन्फ्लिक्ट्स जो है उन्हें खत्म करें, यानी कि कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें, साथ में कॉपरेट करें, मिलजुल के पीस मेंटेन करने की कोशिश करें इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में। तो ये नीड थी उस टाइम पे और इसी जरूरत के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो बनाई जाने लगी और एट द एंड ये जो फाइनल मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई थी, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ और इस डिस्ट्रक्शन से रिकवर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया, पीस मेंटेन करने की कोशिश करी, साथ में कॉपरेट किया, कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करी, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो ट्रेड है वो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट देखने को हमें मिली, जिसके थ्रू इकोनॉमी जो है वो बूस्ट की जा सके। तो ये डिफरेंट जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई, जिसे हम ECSC भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई 6 कंट्रीज के थ्रू। अब जो 6 यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने सबसे पहले ये फर्स्ट जो ग्रुप है वो बनाया। ये फर्स्ट जो कोऑपरेशन है वो हमें देखने को मिला मेनली कोल एंड स्टील के प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंट्रोल्ड कोल एंड स्टील प्रोडक्शन जॉइंटली। 6 कंट्रीज जिन्होंने साथ में मिलके यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई थी। इन 6 कम्युनिटीज ने आपस में आयरन एंड स्टील जो कंपनीज हैं उनके ग्रोथ पे फोकस किया। जो स्टील प्रोडक्शन है उसे इन्होंने साथ में मिलके उस पे फोकस किया, जो स्टील प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल किया गया, कोल प्रोडक्शन को कंट्रोल किया गया। अब कोल और स्टील को ही क्यों चुना गया, क्योंकि कोल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे हमें पता है स्टीम इंजन्स चला करते थे उस टाइम पे 20th सेंचुरी में, और स्टीम इंजन्स के लिए मेनली कोल चाहिए होता था। तो कोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल था स्पेशली 20th सेंचुरी में, और इसी वजह से जो कोल है उसके प्रोडक्शन पे इन 6 कंट्रीज ने साथ में मिलकर कॉपरेट करना स्टार्ट किया। देन स्टील प्रोडक्शन की बात करी जाए तो स्टील प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी डिफरेंट जो हमारी आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आयरन एंड स्टील की वजह से, तो आयरन एंड स्टील जो है ये दो जो मेटल है, इंपॉर्टेंट मेटल्स आयरन एंड स्टील, ये दूसरी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें हम आयरन एंड स्टील कंपनीज कहते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल्स या कह लो जो ओर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में से, उसमें से सारी इंप्योरिटीज रिमूव करके जो रॉ आयरन है या रॉ जो
रॉ स्टील जो है उसका प्रोडक्शन करते हैं और बाद में यही जो रॉ आयरन है, रॉ स्टील है, इसका यूज करते हैं डिफरेंट कंपनीज। इसी आयरन एंड स्टील के थ्रू वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं दूसरी कंपनीज। तो आयरन एंड स्टील कंपनीज क्या करती हैं, बेस प्रोवाइड कर रही हैं, वो मेटल्स, प्योर मेटल्स प्रोवाइड कर रही हैं उन कंपनीज को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन हमें करना है उसमें आयरन एंड स्टील की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी सेक्टर की जब ग्रोथ होगी, यानी जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस सेक्टर के, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती हैं। तो अब ये जो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन है इस पे साथ में कॉपरेट किया डिफरेंट इन 6 यूरोपियन कंट्रीज ने और साथ ही साथ जो कोल प्रोडक्शन है उसे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया साथ में मिलके। तो सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई, दैट इज ECSC बनाई गई और इसके थ्रू क्या किया गया, जो कोल एंड स्टील प्रोडक्शन है उसे साथ में मिलकर इन 6 यूरोपियन कंट्रीज ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। देन 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन की गई दैट क्रिएटेड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब ट्रीटी ऑफ रोम साइन करने के बाद 1957 में EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई। नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने साथ में मिलके इकोनॉमिक बेसिस पे आपस में कॉपरेट करना स्टार्ट किया, यानी इकोनॉमी के बेसिस पे कॉपरेशन अब हमें देखने को मिला डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। फ्री ट्रेड अमंग मेंबर नेशंस, अब फ्री ट्रेड देखने को मिला। अब इकोनॉमिक बूस्ट हमें करवाना है, तो इकोनॉमिक बूस्ट के लिए सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ करवानी थी, जो हमने यहाँ पे करा 1957 में ECSC बना के। अब उसके बाद हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जिसमें फ्री ट्रेड हमने अलाउ कर दिया, यानी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज जो है EEC की जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर नेशंस, वो मेंबर कंट्रीज फ्री मूवमेंट करवा सकती हैं अपने गुड्स का, यानी कि डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के कंट्री में फ्रीली अपने गुड्स, पीपल या फिर जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनका मूवमेंट करवा सकते हैं। कोई उन पे टैक्स नहीं लगेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, यानी फ्री मूवमेंट हो सकता है गुड्स का, पीपल का, सर्विसेज का इन मेंबर नेशंस के बीच में, जिससे कि जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो हमें देखने को मिला इस रीजन में, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में। 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट लाया गया 1986 में, डिसीजन टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट। अब सिंगल यूरोपियन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, सिंगल मार्केट क्रिएट की गई, यानी कि पूरे यूरोप की एक सिंगल मार्केट होगी, यानी कि डिफरेंट जो कंट्रीज है वो आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगी, फ्री मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें गुड्स, सर्विसेज एंड सब का, एक नेशन के तौर पे सारी कंट्रीज मिलके काम करेंगी। तो कोऑपरेशन बढ़ा सिंगल यूरोपियन एक्ट के बाद से। देन 1992 में फाइनली maastricht ट्रीटी साइन की गई और इसके बाद जाके यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया। ऑफिशियल फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन और EU, अब maastricht ट्रीटी के ही साइन करने के बाद से EU जो है यूरोपियन यूनियन, ये फॉर्म हुआ। अब हमें और ज्यादा वास्ट या कह लो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज देखने को मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। जो EU है उसके थ्रू हमें अब सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, फॉरेन अफेयर्स पे लेकर के सारे डिसीजंस सारे मेंबर नेशंस मिलके ले रहे थे। 1999 में इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो, यानी कि अब यूरो जो एक सिंगल करेंसी है वो अपनाई गई यूरोपियन यूनियन के थ्रू। कॉमन करेंसी यूरो वाज इंट्रोड्यूस्ड 1999 में। जो कॉमन करेंसी है डिफरेंट मेंबर नेशंस के लिए कॉमन करेंसी जो है वो बनाई गई, दैट इज यूरो, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नेशंस हैं उन कंट्रीज में, वो अपनी कंट्रीज में यूरो को अडॉप्ट करेंगे। यूरो जो है वो उनकी करेंसी के तौर पे काम करेगी इन सभी कंट्रीज में जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। उन सभी कंट्रीज ने यूरो अडॉप्ट किया, सभी कंट्रीज ने नहीं, कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जिन्होंने इस यूरो को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया यूरो को और अपने खुद की जो करेंसी है वो वहां पे उन्होंने प्रमोट करी। 2004 में मेजर एक्सपेंशन हमें देखने को मिला यूरोपियन यूनियन का। 10 न्यू कंट्रीज ज्वाइंड, 10 नई कंट्रीज जो है, 10 न्यू कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ आके जुड़ गई बाद में। कब? 2004 में। और ये वो कंट्रीज थी स्पेशली जो USSR से निकल के आजाद होके डिफरेंट कंट्रीज बनी थी। EU एक्सपेंडेड टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो एक टाइम पे USSR का पार्ट थी, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ USSR का 1991 में, उसके काफी बाद जाकर के
2004 में उनमें से 10 कंट्रीज जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, 10 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाया, यानी कि वो इसके साथ जुड़ गई, यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ गई। और 2004 में हमें सबसे ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ही हमें देखने को मिल रहा था यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस, लेकिन अब सीधा हमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। और वो कंट्रीज भी अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ते चली जा रही हैं, साथ में मिलके कोऑपरेट कर रही है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। और ये सारी कंट्रीज जो है साथ में मिलके अपने डिसीजंस लेती हैं। यूरोपियन यूनियन जो है उसकी खुद की एक पार्लियामेंट है, काउंसिल है, साथ में मिलके ये अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, इश्यूज को सॉल्व करते हैं और पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देन 2007 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट अगेन हुआ, दैट इज लिस्बन ट्रीटी साइन की गई। अब लिस्बन ट्रीटी 2007 में साइन की गई, बट इन फोर्स उसे यूज किया गया 2009 से। लिस्बन ट्रीटी के थ्रू क्या किया गया, ये सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो और ज्यादा डेमोक्रेटिक वे में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। जो ईयू है उसमें हमें डेमोक्रेसी को हमने प्रमोट किया लिस्बन ट्रीटी के थ्रू। ह्यूमन राइट्स पे हमने डिस्कशंस करने स्टार्ट किए, ये थी लिस्बन ट्रीटी। एंड देन 2020 में जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। सबसे पहले 2020 की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले 2016 से सब स्टार्ट हुआ। 2016 में ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से हटना चाहता था, खुद को आजाद करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन के अंडर में क्या कर रखा है हमने, फ्री मूवमेंट कर रखा है गुड्स का, पीपल का। तो अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया और डिफरेंट कंट्रीज से लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए, ब्रिटेन, जिसकी वजह से ब्रिटिश पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सिविलियंस को सफर करना पड़ा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज हो गए और वहाँ के नेटिव सिटीजन्स उतने नहीं थे जितने लोग माइग्रेट करके आ गए थे, यानी माइग्रेंट ज्यादा थे नेटिव सिटीजन से ज्यादा। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी ब्रिटेन में। इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट ना रहूं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी से ब्रिटेन को प्रॉब्लम्स हो रही थी, ब्रिटेन जो है उसे सफर करना पड़ रहा था। तो 2016 में ब्रिटेन में यानी यूके में रेफरेंडम कराया गया। अब रेफरेंडम में क्या हुआ, वोटिंग करवाई गई यूके सिटीजन्स के थ्रू, सिविलियंस के थ्रू। तो यूके के जो सिविलियंस थे या कह लो जो सिटीजन्स थे उनमें से 51.9% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 52% जो सिविलियंस थे उन्होंने रजामंदी दी। वो किसके फेवर में थे कि हमें आजाद हो जाना चाहिए, हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे। ये इस फेवर में वोट किया 51.9% पीपल ने। एंड रिमेनिंग जो परसेंटेज थे, रिमेनिंग पॉपुलेशन जो थे, उन्होंने वोट किया कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेजॉरिटी किनकी है, जो लोग यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में थे उन लोगों की मेजॉरिटी थी, और इसी वजह से इस रेफरेंडम के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि अब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा। ब्रिटेन ने जब एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से, उसी को हमने ब्रेक्सिट कहा, यानी ब्रिटेन प्लस एग्जिट, दैट इज नोन एज ब्रेक्सिट। 2020 में 31 जनवरी 2020 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर चुका है यूरोपियन यूनियन से, और इसी पूरे इवेंट को हमने ब्रेक्सिट नाम से जानना शुरू किया। तो अब जो ब्रेक्सिट है वो हमें देखने को मिला लिस्बन ट्रीटी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। 2007 में लिस्बन ट्रीटी साइन की गई एंड इन फोर्स वो 2009 में आई, और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से एंड दैट इज नोन एज ब्रेक्सिट, जो हमें 2020 में देखने को मिला। ये दो और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो इसके बाद हुए, और मेजरली ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ 2004 में आके जुड़ी हैं, ज्वाइन करा है उन्होंने यूरोपियन यूनियन को 2004 में, मोस्टली 10 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने। तो स्पेशली हमें क्या देखने मिल रहा है कि अब अप्रोक्सीमेटली पूरा यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ है, पूरा यूरोप साथ में मिलके काम करता है, कोऑपरेट करता है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। आज के वीडियो में हमने यूरोपियन यूनियन की पूरी टाइमलाइन डिस्कस करी, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, stay consistent. Thank you very much.